only a resistor since this circuit contains only a resistor, therefore E is equal to IR by Ohm's law. E is equal to IR, जो EMF है वो किसके बराबर हो जाएगा भाई ओम्स लॉ. E is equal to IR. EMF लगभग जब हम बोलते हैं कि एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, एक ही कंपोनेंट है, तो EMF के बारे में हम ये कहेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको मैं EMF ही बोल दूंगा, और वो EMF E किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा I इंटू आर के बराबर. E is equal to I इंटू आर. इसके बाद लिखिएगा E is equal to हो गया I इंटू आर, या हम उल्टा लिख दें आई आर इज इक्वल टू ई, या हम ये लिख सकते हैं आई आर इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी. It implies that I is equal to I naught sin omega t. I is equal to I naught sin omega t. एक तो E is equal to E naught sin omega t हो गया, और दूसरा हो गया I is equal to I naught sin omega t. ठीक, तो यहां से मैं एक चीज देखता हूं कि where I naught is equal to E naught upon R, और I naught क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट. पीक वैल्यू ऑफ करंट ये होता है. अब जब मान लीजिए मेरे को एक रिलेशन निकालना है, हम ये कहते हैं कि अगर हमारा करंट हो, ऑल्टरनेटिंग करंट हो या ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ हो, दोनों के ही केसेस में जो इनकी वेव फॉर्म बनती है, वेव फॉर्म का मतलब क्या है कि टाइम के साथ में इनका जो रिलेशन होता है वो एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म की तरह होता है. तो आगे देखिएगा, मैं इसमें ये कहूंगा कि ये ना ऐसे बनेगा. यहाँ पर हो गया टाइम ड्यूरेशन टी, बल्कि एंगल की बात करते हैं, एंगल यानी कि ओमेगा टी. यही तो एंगल के बराबर होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, जिसको हम सिंपली एंगल भी बोल देते हैं. तो आगे देखो कि आई नॉट क्या है, आई नॉट करंट की कुछ वैल्यू है. करंट की वैल्यू में जब रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई हुआ, करंट की वैल्यू में जब रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई हुआ तब जाकर मेरे पास वोल्टेज है. तो इससे ये समझ में आता है कि करंट और रेजिस्टेंस जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तब ईएमएफ आ रहा है. तो ईएमएफ ऑब्वियस सी बात है, ईएमएफ करंट से तो ज्यादा ही होगा, ईएमएफ करंट से कम तो होगा नहीं. तो हम ये कहेंगे कि ईएमएफ की वैल्यू हमेशा करंट से ज्यादा होगी. किस केस में, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के केस में. बाकी सर्किट्स के केसेस में ये क्या होगा वो हम देखेंगे अभी. तो मैंने ये कहा कि पहले अगर मैं करंट का वेवफॉर्म बनाऊं तो वो ऐसा बनेगा, लाइक दिस, ऐसे डॉटेड लाइन बनाकर छोड़ दो. ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 0, ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3 पाई बाई 2, ये हो गया 2 पाई. अब इसमें जो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, जो पीक वैल्यू है करंट की, उसको हम आई नॉट बोल देते हैं. ठीक है, तो ये जो मैंने वेवफॉर्म बनाई है, ये बनाई है मैंने आई के लिए, ये आई के लिए. अब हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ अगर मैं ईएमएफ की बात करूं तो ईएमएफ कैसे आ रहा है, करंट में रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके, यानी कि ईएमएफ की वैल्यू करंट से ज्यादा ही होगी. तो ये थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू लेते हुए और वेवफॉर्म बिल्कुल ऐसी ही बनेगी. ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे, ये वाली जो वेव फॉर्म है दूसरी वाली, ये किसकी होगी, ये होगी ईएमएफ की. और ये पाई बाई 2 पर ईएमएफ की मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है,
उस मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, ई नॉट। बताइए जी, सभी को क्लियर है इतना? हाँ सर। ठीक है, ये हो गया हमारा। और इसी की तरह से जब हम ये देखते हैं कि एक ना, हम ये कहते हैं कि जब भी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जब मैं कोई भी ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि किस किस के बीच में ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो उसको बोला जाता है वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ये है, ये वाला जो था हमारा ग्राफ, ये बना, इसको हम बोलेंगे ग्राफ ऑफ ईएमएफ एंड करंट विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी। ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में बनाए। तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक ग्राफ ऐसा बनाएंगे जिसमें करंट का और ईएमएफ का रिलेशन होगा, उसको हम बीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलते हैं। और कॉमन लैंग्वेज में मतलब इसमें हम उसको कॉमनली फेजर डायग्राम भी कह देते हैं। देखिए ऐसा होता है कि आप यहाँ पर वाई एक्सिस बनाएंगे इधर हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल हो जाएगी एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो डायरेक्शन है ना, करंट जैसे जैसे बढ़ रहा है ईएमएफ भी वैसे वैसे ही बढ़ रहा है, करंट जैसे जैसे डाउन आ रहा है ईएमएफ भी वैसे वैसे ही डाउन आ रहा है। तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि करंट और ईएमएफ दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं, बस अंतर इतना है कि जो ईएमएफ है, ईएमएफ की वैल्यू करंट से ज्यादा है काफी। तो इस वजह से, अरे फिर से रुक गया, बेटा एक मिनट रुकिए, मैं दोबारा एक बार ट्राई करता हूँ इसको। देखिए, हमने ये कहा कि मैं इधर हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलूंगा और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस बोलूंगा। तो ये वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस हो गई, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस हो गई। तो इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स और वाई के बीच में अगर मैं ये देखूं कि मैं इसकी बात करता हूं कि ये जो मतलब हमारा ईएमएफ है, तो ईएमएफ है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट आई क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा करंट है और जो हमारा ईएमएफ है, इनकी जो दोनों की डायरेक्शन है, वो दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। आप ये देखेंगे कि जो इसकी वेव फॉर्म बन रही है, वेव फॉर्म इस तरीके से बन रही है। तो अगर मैं यहाँ पर इनिशियली भी देखूँ ना, तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए हमारा करंट ये है और करंट का एंगल क्या है, ओमेगा टी। जो हम एंगल लेते हैं, एंगल हमेशा बेटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ लिया जाता है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो जो एंगल है ओमेगा टी, वो हमने इस तरीके से ले लिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में, इसको मैंने बोल दिया आई। तो ई कहाँ होगा, ई थोड़ा सा ऊपर होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा ईएमएफ है, ईएमएफ की वैल्यू करंट के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो ये हो गया ई। ठीक है, और फिर अगर मैं इन दोनों को ऐसे ब्रेक करूंगा, ऐसे इस तरीके से हम ब्रेक करेंगे, तो जो ये वाली वैल्यू है, जो इधर वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरह से जो ये वाली वैल्यू है, ये मेरे पास आ जाएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आप जहां तक मुझे लगता है समझ गए होंगे। क्या है कि जब हमने यहाँ पर इसकी बात करी करंट की, तो करंट को मैं एक डायरेक्शन होता है तो एक वेक्टर के तौर पर दिखा रहा हूँ कि उसका मैग्नीट्यूड जो यहाँ तक है वो आई नॉट दिखा दिया। इसी तरीके से जो ईएमएफ है, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जो यहाँ तक है वो मैंने ई नॉट दिखा दिया। तो अगर मैं ये कहूँ कि आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई निकाल रहा हूँ ना मैं, तो आई क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी।
तो आई नॉट साइन ओमेगा टी कैसे बनेगा, जब ओमेगा टी है तो ओमेगा टी यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो अराउंड दिस बन जाएगा, वो हो जाएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वर्टिकल कंपोनेंट आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो वो तो यहाँ पर बनेगा वर्टिकल वाला। इसी तरह से ई नॉट साइन ओमेगा टी चाहिए, तो ओमेगा टी बन रहा है एंगल इसके साथ में, ई नॉट को मैंने थोड़ा आगे क्यों दिखाया है, क्योंकि जो ईएमएफ है, ईएमएफ हमेशा करंट से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी यहाँ पर बन जाएगा। बताइए ये समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, दोनों को बता दीजिए। यस सर। हाँ सर। ठीक है, अब हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा फेजर डायग्राम। तो ये किस केस में था, इसमें आप ये देखिए कि करंट और ईएमएफ दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम ये कहेंगे कि इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट करंट एंड ईएमएफ आर इन फेज विद ईच अदर, ये दोनों एक साथ, मतलब फेज का मतलब होता है बेटा एंगल, ये दोनों के दोनों सेम एंगल बना रहे हैं, करंट भी ओमेगा टी एंगल बना रहा है और ये भी ओमेगा टी एंगल बना रहा है, तो दोनों सेम फेज में है, दोनों की सेम डायरेक्शन है, ठीक है, तो ये होता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के केस में। उसके बाद मैं बात करूंगा एक ऐसे सर्किट की जिसमें केवल और केवल इंडक्टर हो, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली एन इंडक्टर, तो इंडक्टर इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं। आकृति बताओ, आकृति टाइप कर दो, आवाज ना बहुत अटक अटक के आ रही है, सुनो, आप ना टाइप कर दो, आवाज अटक अटक के आ रही है। एसी सर्किट containing only an inductor, एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें केवल और केवल इंडक्टर ही हो, तो उसमें क्या किया जाता है, सर्किट बना लीजिए ऐसे, ये हमारा एसी वोल्टेज सोर्स हो गया, मतलब यहाँ ईएमएफ ई इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये एक इंडक्टर हो गया। तो ये एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर केवल और केवल एक इंडक्टर ही है और कोई कंपोनेंट नहीं है। देखिएगा क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पास हो गया इंडक्टर, इंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, एल, जैसे रेसिस्टेंस को आर बोलते हैं, इंडक्टर को बोलते हैं एल, और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है एल डी आई बाई डी टी। अगर मैं इसको वोल्टेज सोर्स को बोलूं कि इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से इस तरीके से बेटा करंट निकलेगा, और ये जो करंट निकल रहा है आई, ये करंट हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट होगा, क्योंकि मैं ऑल्टरनेटिंग सर्किट, ऑल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट की, एसी सर्किट की ही बात कर रहा हूँ। तो हम ये कहेंगे कि since this circuit contains only an inductor, so it is called a purely inductive, a purely inductive circuit। अब इसको मैं कहूंगा कि अप्लाइंग,
KVL इन दिस सर्किट, यहाँ पर अगर आप KVL लगा दें इस सर्किट में, तो मैं KVL इस तरीके से लगाता हूँ कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ऐसे पॉजिटिव से चलना शुरू करता हूँ। तो हमने एक रूल बना रखा है कि हम ना जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जाता है तो ये हमारा जो लूप है वो इस तरीके से होगा। ठीक, तो हम यहाँ से नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं। हम बोलते हैं कि चलता तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, लेकिन जब हम इस तरीके से करेंगे तो हम इसको कहेंगे कि -E, मैं ऐसे लेकर चलूंगा। हम जब भी वोल्टेज सोर्स कोई भी लेंगे तो हम क्या, हमें मालूम है कि जो करंट है वो तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, लेकिन हमें इसमें क्या करना होगा कि हम सभी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखते चले जाएंगे। तो वोल्टेज ड्रॉप कैसे होगा कि जैसे अगर मान लीजिए इसके अक्रॉस, एक इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो वो होता है बेटा L di/dt, इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई di/dt, वो होता है इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे ये तो हो गया L di/dt, L di/dt, ये तो हो गया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। जैसे रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, सिंपली आपको I इंटू आर कर देना होता है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। इसी तरीके से जब ये आता है आपका इंडक्टर, तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है L di/dt। इसी तरीके से अगर कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I dt। ठीक, वो कैपेसिटर के केस में करेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है L di/dt। फिर जैसे मैं ऐसे चला, L di/dt ऐसे चला, तो पहले क्या आया, नेगेटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव टर्मिनल आया तो इसलिए मैं इसको लिखूंगा -e और इज इक्वल टू 0, क्योंकि लूप कंप्लीट हो गया। और अक्रॉस अ लूप केवीएल ये कहता है कि अक्रॉस अ लूप सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स रिमेंस कंजर्व्ड अक्रॉस अ लूप, ये कहा जाता है। कंजर्व्ड का मतलब क्या है कि उनका सबका सम 0 होता है। तो यहां से मैं ये कह दूंगा, देखिए ये वाली जो चीज है ना LDI/dt, ये वाली जो चीज है ये याद रखनी है आपको, लर्न करनी है कि एक इंडक्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो होता है LDI/dt। अब हमने कितना देखा इसमें, तो यहां से मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा LDI/dt की। तो LDI/dt क्या हो गया, आप यहाँ पर E को इधर ले गए, LDI/dt E को आप इधर ले गए, तो ये हो जाएगा मेरे पास L di/dt इज इक्वल टू E की वैल्यू डाल दीजिए। E की वैल्यू क्या हो गई, E0 sin ओमेगा t। फिर इस dt को इधर ले जाओ, मतलब केवल di छोड़ दीजिए बस यहाँ। तो ये हो जाएगा E0 अपॉन L sin ओमेगा t, E0 अपॉन L sin ओमेगा t dt, ये हो गया। फिर ना इसको इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ di इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E0 अपॉन L sin ओमेगा t dt। ये फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम तो नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट इसमें जब इंटीग्रेट करेंगे तो जैसे dx का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है, इसी तरह से डी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, i। तो ये तो आ गया i, ठीक है। उसके बाद में E0 अपॉन L, ये कांस्टेंट है, इसको निकाल दो बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ sin ओमेगा t dt। जब sin ओमेगा t को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का cos ओमेगा t। E0 अपॉन L, ये हो गया माइनस का cos ओमेगा t। फिर ओमेगा t को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा ओमेगा,
ओमेगा से इसको डिवाइड कर देंगे और प्लस सी, सी क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस सी, कॉस ओमेगा टी प्लस सी। उसके बाद हम ये कहेंगे कि जो एक पूरी कंप्लीट साइकिल होती है ना, उसमें जो एवरेज वैल्यू होती है करंट की वो जीरो होती है। एवरेज ऑफ करंट मस्ट बी जीरो ओवर अ कंप्लीट साइकिल, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये कहा कि सी हो जाएगा इसके बराबर, अगर आई को हमने जीरो रख दिया ओवर कंप्लीट साइकिल, ठीक है, ओवर अ कंप्लीट साइकिल एवरेज करंट इज जीरो। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर वन, इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दीजिए। और ओवर अ कंप्लीट साइकिल जो एवरेज वैल्यू होती है करंट की वो जीरो होती है, ठीक है। तो मैंने ये वाली जो इक्वेशन रहता है इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर वन। अब हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू जीरो डालकर कांस्टेंट सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जीरो इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस सी। अब ये वैल्यू है ये इधर आ जाएगी, या आप सीधा सीधा ये कह दीजिए सी इज इक्वल टू हो गया ई नॉट अपॉन एल ओमेगा cos ओमेगा टी। ये c की वैल्यू आ गई, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। चलिए ठीक है, इसको वापस रखने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको वापस अगर मैं उसमें रखूंगा तो हमारा एवरेज वैल्यू जो है करंट की वो जीरो आ जाएगी। तो आप ये देखिएगा कि हम ये कहेंगे कि एवरेज करंट एक पूरे साइकिल में वो जीरो होता है। तो तो एवरेज ऑफ cos ओमेगा टी इज जीरो ओवर अ टाइम पीरियड। हमने ये कहा कि एक पूरे कंप्लीट टाइम पीरियड में, एक पूरे कंप्लीट साइकिल में, जो एक पूरी कंप्लीट साइकिल होती है उसमें हमारा एवरेज करंट जो है, एवरेज करंट की वैल्यू जीरो होती है। एवरेज करंट की वैल्यू अगर जीरो है तो मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाली। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आ गई ई नॉट अपॉन एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये आ गया। अच्छा, तो अब हम क्या करा करते थे, जब भी कभी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में जब भी कांस्टेंट आता है और मुझे कोई कंडीशन दे रखी होती है, तो मैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो बाकी के वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू निकालता हूँ। तो आप ये देखिएगा कि मैं कहूंगा कि अगर पूरा का पूरा एक कंप्लीट साइकिल है, उस पूरी की पूरी एक कंप्लीट साइकिल में अगर हमारा करंट जो है वो जीरो होगा, अगर वो करंट जीरो होगा तो करंट को जीरो रखने पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इस पूरी वैल्यू से ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। अगर मान लो मैं सी की इस वैल्यू को यहाँ रखूंगा तो पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो करंट जीरो आ गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हम ये बोलते हैं कि जब आई एवरेज ओवर अ कंप्लीट साइकिल जीरो है तो वो जीरो कब होगा, वो जीरो तब होगा जब मैं कहूंगा कि ये जो मेरा पूरा टर्म है ये भी जीरो हो जाए और ये जो सी है ये भी जीरो हो जाए, ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाए, ये तब होगा हमारे पास। तो हम इसको किस तरीके से कह सकते हैं, एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर, एक मिनट रुकिए मैं इधर बताता हूँ।
अगर थोड़ा भी कंफ्यूजिंग हो ना तो एक बार दोबारा पूछ लेना मेरे से। हमने ये कहा कि जैसे ये आई है, तो आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस सी। तो हम कहेंगे आई कैन बी जीरो, आई कैन बी जीरो व्हेन एवरेज वैल्यू एवरेज वैल्यू of an average value of cos omega t is zero as well as c is equal to zero। एक तो cos omega t, एक तो ये जीरो आ जाए और c जीरो आ जाए। ये दो चीज जीरो हो जाए तब मैं कहूंगा कि मेरा जो एवरेज वैल्यू है करंट की वो जीरो हो जाएगी। अच्छा, cos ओमेगा t की एवरेज वैल्यू क्या जीरो होती है? हम ये कहेंगे, देखिए मैंने ये एक ग्राफ आपको बनाकर दिखा रहा हूं। इसमें जो हमारी साइन वेव होती है ना बेटा, साइन वेव ये होती है ऐसे स्टार्ट हुई और यहाँ पर खत्म हुई। ये होता है जीरो, ये होता है हाफ टाइम पीरियड t/2 और ये होता है पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड कैपिटल T। अच्छा, अब हम ये कहते हैं जीरो पर साइन की वैल्यू जीरो होती है, π/2 पर साइन की वैल्यू 1 होती है। तो ये साइन का तो बिल्कुल सही बना, लेकिन जीरो पर कॉस की वैल्यू 1 होती है और π/2 पर जीरो। तो कॉस ओमेगा टी का कर्व ऐसे बनता है इस तरीके से। ठीक है, तो मैं केवल एक कंप्लीट साइकिल की बात कर रहा हूं। तो कंप्लीट साइकिल में आप ये देखिए cos ओमेगा टी यहां से स्टार्ट हुआ, फिर नीचे गया, तो जितनी वैल्यू उसकी ऊपर से नीचे जा रही है उतनी ही वैल्यू cos ओमेगा टी की नीचे से ऊपर जा रही है। तो चाहे sin ओमेगा टी हो चाहे cos ओमेगा टी हो, ओवर अ कंप्लीट साइकिल तो sin ओमेगा टी की भी और cos ओमेगा टी की भी एवरेज वैल्यू जीरो ही होती है। ठीक है। अच्छा, और ये इन्होंने दे दिया कि हमने कहा कि हमारा एवरेज वैल्यू करंट की जीरो तब होगी जब cos ओमेगा टी, भाई देखो ना तो ई नॉट जीरो हो सकता, ये तो पीक वैल्यू है ईएमएफ की, ना एल इंडक्टेंस जीरो हो सकता और फ्रीक्वेंसी भी जीरो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है जो cos ओमेगा टी वाला टर्म है ये इसी को जीरो होना पड़ेगा, और ये जीरो होता ही है, ये हमको मालूम है ये जीरो होता ही है। तो इसके लिए मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि ओवर अ कंप्लीट साइकिल मेरा sin ओमेगा टी की वैल्यू भी एवरेज वैल्यू जीरो आती है और मेरी cos ओमेगा टी की भी एवरेज वैल्यू जीरो आती है। तो फिर ये और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसका भी जीरो होना जरूरी है। तो हम सीधे सीधे ये बोलेंगे, सर ये चीज समझ नहीं आई, एक बार फिर बता दो। दोबारा बताता हूँ। देखो ऐसा होता है कि जब मैं cos ओमेगा टी की बात करता हूँ, चलो आप ये देखिएगा कि हमने यहाँ पर जो ये वाला जो वेवफॉर्म है, ये वाली वेवफॉर्म है sin ओमेगा टी की, और ये वाली जो वेवफॉर्म है ये है cos ओमेगा टी की। ओमेगा टी क्या होता है? ओमेगा टी होता है थीटा। थीटा की वैल्यूज ले लीजिए अलग अलग। मैंने कहा थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो पर वैल्यू क्या आ जाएगी cos थीटा की? 1। फिर उसके बाद अगली वैल्यू यहाँ वाली वैल्यू लीजिए, देखिए बेटा ये होता है π/2, थीटा इज इक्वल टू π/2 पर cos थीटा की वैल्यू यानी कि cos π/2 की वैल्यू हो जाएगी जीरो। फिर अगली वैल्यू यहाँ पर आएगी, ये होती है बेटा पाई, पाई थीटा इज इक्वल टू पाई। तो cos पाई की वैल्यू होती है -1। फिर अगली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ये वाली वैल्यू होती है 3π/2, 3π/2। तो cos 3π। और सर हाँ जी, सर एक्चुअली मेरे ना मुझे कुछ अर्जेंट काम है तो मैं ना क्लास लीव कर रही हूँ, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 3π/2, मतलब ये क्या हो गया 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। ठीक है। तो cos 3π/2, cos 3π/2 कितना होता है? ये भी जीरो होता है। cos 90 की तरह ही cos -90 भी जीरो होता है। 3π/2 को -90 बोलते हैं। देखिए मैं इसको इस तरफ दिखा देता हूँ, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री,
270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, तो मैंने 0 पर ले लिया, 90 पर ले लिया, 180 पर ले लिया, 270 पर ले लिया। अब अगर मान लीजिए मैं 360 पर आता हूँ तो 360 पर तो वही ओरिजिनल वैल्यू आएगी, तो 360 पर लेना या ना लेना वो कोई जरूरी नहीं है। तो मान लीजिए आप यहाँ पर अगली वैल्यू देखते हो, थीटा इज इक्वल टू कितना, 2 पाई। तो cos 2 पाई ये भी वैल्यू 1 होती है। अगर मान लीजिए मैं इस पूरी साइकिल की बात करूं तो पूरी साइकिल में यहां से लेकर यहां तक हम ये कहेंगे कि हमने 1 से स्टार्ट करा और हम वापस 1 पर ही आ गए। सबको ऐड कर दो, आप सबको ऐड करो तो एवरेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमने 1 प्लस 0, 1 और -1 कैंसिल, 0 और 0 वैसे ही 0 हो जाता है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो मेरे पास फिर से वही वैल्यू आ जाएगी जो इनिशियली वैल्यू थी। तो ओवर अ कंप्लीट साइकिल, अब वो साइकिल हो सकता है यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ खत्म हो सकता है यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ खत्म हो, मतलब 2 पाई की पूरी एक कंप्लीट साइकिल होनी चाहिए। तो 2 पाई की कंप्लीट साइकिल में cos ओमेगा टी में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर किसी में भी कुछ चेंज नहीं होता है तो हम ये कहते हैं कि उसकी एवरेज वैल्यू 0 है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि उसकी एवरेज वैल्यू 0 है। तो सर cos ओमेगा टी में कोई चेंज नहीं हो रही है, लेकिन ई नॉट जो ई नॉट अपॉन एल ओमेगा है उसमें भी चेंज नहीं होगी, वो भी कांस्टेंट एक रहेगा। मिनट वेट करिए, एक मिनट वेट करो। बताओ क्या कह रहे थे, दोबारा बताओ। सर जैसे cos ओमेगा टी है उसकी वैल्यू एक पूरी साइकिल में कांस्टेंट रहेगी, 1 रहेगी। हाँ, और तो ई नॉट अपॉन एल ओमेगा की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी पूरी एक साइकिल में। ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, बिल्कुल सही। हमने कहा ई नॉट तो एक फिक्स वैल्यू है, पीक वैल्यू है ना, तो ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, ई नॉट तो फिक्स रहेगा, सेम चेंज नहीं होगा। और जो एल है, एल क्या है, इंडक्टर की वैल्यू। जैसे रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू होती है ऐसे इंडक्टेंस की भी फिक्स वैल्यू होगी। और इसी तरह से ओमेगा जो है वो होती है रेडियल फ्रीक्वेंसी, तो वो भी सेम रहेगी। तो पूरी साइकिल में आई कांस्टेंट रहेगा। पूरी साइकिल में ऐसा होगा कि माइनस ई नॉट अपॉन एल ओमेगा ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है। लेकिन कॉस ओमेगा टी वो चेंज होता रहेगा। लेकिन अगर मैं पूरी साइकिल की बात करता हूं तो पूरी साइकिल के केस में जो कॉस ओमेगा टी है इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, मतलब पूरी साइकिल की एवरेज वैल्यू अगर हम निकालें। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो आई निकालना है। और जो मैं ये आई कैलकुलेट कर रहा हूँ ये होती है करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड करता है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर टी की वैल्यू 0 है, अगर टी की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू माइनस ई नॉट अपॉन एल ओमेगा आ जाएगा। अगर टी की वैल्यू पाई बाई 2 है तो इसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। भाई देख रहे हो ना, टी की वैल्यू अगर पाई बाई 2 लिया तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 का जो भी कोई मल्टीपल हम लेते हैं वो वैल्यू 0 ही आती है। चाहे आप 1 पाई बाई 2 लो कॉस के केस में, चाहे 3 पाई बाई 2 लो, तो जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो आपका 0 ही हो जाएगा कॉस 90 के केस में। ये बता दीजिए, ये क्लियर है? हाँ सर। मतलब टाइम की अलग अलग वैल्यूज पर कॉस ओमेगा टी जो है वो अलग अलग वैल्यूज देगा, वो मुझे पता है। पर क्या है कि मैं ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना सी, मैं इसको निकालने के लिए, ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसको निकालने के लिए जब हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालते हैं तो हमें कभी भी किसी भी क्वेश्चन में देखिएगा कि जब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालते हैं तो हमें कुछ कंडीशंस दे रखी होती है। तो हम उन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। अब यहाँ कुछ कंडीशन दे दी रखी, तो हमने कहा कि चलो एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए मान लेते हैं, एक पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए मान लेते हैं। तो उसमें क्या है कि कंडीशन मुझे पता है कि पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए करंट की वैल्यू 0 होती है। अब वो करंट की वैल्यू 0 कब होगी, जब ये पूरा 0 हो जाए या फिर ये कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये भी 0 हो जाए, तभी तो मैं कहूंगा 0 + 0 इज इक्वल टू करंट 0, है ना। तो इस वजह से मैं ये कहूंगा, देखिए एक तो इसका सी का 0 होना जरूरी है और ये 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब cos ओमेगा टी जो है इसकी एवरेज वैल्यू, मतलब पूरी कंप्लीट साइकिल में जो cos ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि हाँ वो तो होती ही है 0। तो ये मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने जो ये इंटीग्रेट करा है ना, इंटीग्रेट करने के बाद में ये सी आ गया, ये यहाँ पर सी आया है। तो मैं ये जो समझाया है, इस समझाने को आपको बस एक लाइन में लिखना है कि ओवर अ कंप्लीट साइकिल I will be 0 and I can be 0 when average value of cos omega t is 0 as well as c is equal to 0। बस इतना लिखना है।
ना आपको ये एक्सप्लेन करना, ना ये कहानी एक्सप्लेन करनी है, और ये भी कहानी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इसको भी मत करना। सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी लाइन लिखनी है बस, ये नीचे वाला भी एक्सप्लेन नहीं करना। ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि दिमाग में ये ना आए कि ये C0 हमने कैसे ले लिया, समझ गए? हाँ सर, अब आ गया पूरा। इसमें बस हमको ये करना है कि ये cos ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू तो जीरो होती ही है, तो उसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और ये सी भी जीरो होगा तभी मेरा एवरेज वैल्यू करंट की जीरो आएगी, इस वजह से, बस और कुछ नहीं। ठीक है सर। तो अगले स्टेप में मुझे क्या करना होगा, आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी, बस इतना ही लिखना होगा। मैं यहाँ मेंशन करूंगा कि I is equal to, therefore I is equal to minus E naught upon L omega cos omega t। अब क्या होता है कि यहाँ पर जैसे मैं ये जानता हूँ कि भाई हमारे पास ये आ गया माइनस ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, ये हो गया। तो इसमें एक काम करते हैं, हम कहेंगे I is equal to minus I naught cos omega t, where I naught is equal to E naught upon L ओमेगा, ये हो गया। अब इसमें ना बस एक काम करेंगे, देखिए ये जो नेगेटिव साइन है, मुझे ये नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, नेगेटिव साइन नहीं चाहिए मुझे। तो नेगेटिव साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, आप ये देखो, अगर मैं cos ओमेगा टी में से पाई/2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, या हम ये कहें कि इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो, और आप ये कहो कि साइन 90 यानी कि पाई/2 माइनस ओमेगा टी, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, ठीक है। हाँ सर। आप क्या करो, इस cos ओमेगा टी की जगह ये लिख दो, ये मैं cos को साइन बनाने के लिए कर रहा हूँ, और ये नेगेटिव साइन हटाने के लिए कर रहा हूँ। मैंने आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट लिख दिया, cos ओमेगा टी की जगह मैं लिखूंगा साइन 90 माइनस ओमेगा टी, साइन 90 माइनस ओमेगा टी। अब दिक्कत ये आ रही है, ये नेगेटिव साइन जो है मेरे को परेशान कर रहा है, मुझे तो नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आई की वैल्यू होती है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। चलो यहाँ पर पाई/2 आ रहा है, इस पाई/2 का क्या करना है वो भी देखेंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने इसमें माइनस कॉमन ले लिया, मैंने इसको ऐसे कर दिया साइन माइनस कॉमन ले लिया, और कॉमन लेते ही ये हो गया ओमेगा टी माइनस पाई/2। अब साइन माइनस थीटा ये क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस है ही, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2, ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा, जब मेरे पास इतना ये वैल्यू आ गई, तो यहां से मैं ये कहूंगा कि जो हमारा करंट है ना, ई कितना था, ई जो मैं ओरिजिनली लेकर चला था ईएमएफ ई इज इक्वल टू था ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसको लेकर चलते हुए जो करंट है वो आ गया ओमेगा टी माइनस पाई/2। मतलब जैसे मैंने प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के केस में देखा था, तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हम लेकर चले थे, और करंट आ गया था I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन यहाँ पर क्या आया है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। लैग्स बिहाइंड का मतलब क्या है कि ओमेगा टी में से आपने 90 डिग्री एंगल सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो करंट जो है वो लैग कर जाता है, करंट जो है करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई/2। इतना समझ में आ गया? हाँ सर। बताइए जी।
अरे अब जैसे ये हमारे पास कितना आ गया, तो मैं इसके बेसिस पर एक फेजर डायग्राम बना सकता हूँ। इसके बेसिस पर फेजर डायग्राम बना सकता हूँ। फेजर डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। अगर नहीं आएगा समझ में, मैं दोबारा इसको बता दूंगा। देखो, हमने ये कहा कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो ये ओमेगा टी एंगल होता है, ओमेगा टी एंगल का मतलब ये थीटा है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, और टी होता है टाइम टेकन। तो उसको हम हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बनाते हैं। तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो जो ई है वो तो ई नॉट साइन ओमेगा टी है सीधा सीधा। तो ये हो गया जी, देखिए ई नॉट, और ये एंगल हो गया ओमेगा टी। लेकिन आई और ई वो अब इन फेज, मतलब सेम डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि आई जो है ये ओमेगा टी था, यहाँ है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो ओमेगा टी से पाई बाई टू पीछे जो आई नॉट है वो ऐसे है। अब आई नॉट को मैं यहाँ बना दूंगा, ठीक है। तो ये इससे कितना पीछे हो गया, इसको हम बोल देंगे पूरा यहाँ से और यहाँ तक पाई बाई टू। पाई बाई टू आप समझ गए ना। आप ये देखिएगा कि ई नॉट तो यहाँ पर है, ठीक है, और जो आई नॉट है वो उससे पाई बाई टू पीछे है। आई नॉट उससे पाई बाई टू पीछे है, तो इस वजह से मैंने इसको क्या बोल दिया, आई नॉट इधर बना दिया। तो इसको मैं बोलता हूँ कि करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई पाई बाई टू। समझ गए कि नहीं। अब अगर मान लीजिए ये होता कि करंट लीड्स अहेड ऑफ द वोल्टेज, करंट लीड्स का मतलब ये होता है कि यहाँ मान लीजिए आ जाता ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो आप क्या करते हैं कि ई नॉट यहाँ बनाया है, तो आई नॉट आप कहाँ बनाते हैं, इससे 90 डिग्री आगे बना देते हैं। बताइए इतना समझ में आ गया। हाँ सर। ठीक है, तो ये चीज है। अब जो लीड्स वाला है केस, वो कैपेसिटिव सर्किट में बनाएंगे। तो एक हो गया प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, एक हो गया प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अभी तो ये दो करेंगे। फिर आएगा रेसिस्टेंस, रेसिस्टिव और कैपेसिटिव सर्किट, रेसिस्टिव और इंडक्टिव सर्किट, और फिर आएगा तीनों का कॉम्बिनेशन, रेसिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट। मतलब किसी सर्किट में अगर रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस तीनों हो, तब वो सर्किट कैसा बनेगा। ठीक है, तो वो देखते हैं। अगर मौका लगता है तो कल भी लूंगा क्लास 1:30 पर। ठीक है, सर आज अभी डाउट्स बता दो रात को। आज डाउट्स आपको बताऊं, चलो ठीक है। जब मेरे आपको को एक टाइम बार मिले सर, हाँ अगर आपको रात को 9 बजे टाइम मिले तो आप बता दो, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। नहीं 9 बजे तो नहीं मिल पाएगा, 10 बजे मिल पाएगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो मेरे को मैं खुद एक बार कॉल कर लूंगा 10 बजे। बाई चांस मैं भूल जाऊं तो तुम एक बार कॉल कर लेना। सर लेकिन फिर आप भी उसी टाइम पर फ्री होते हो सारी क्लासेस से, वो आपका अपना टाइम होता है। अरे नहीं, ज्यादा टाइम, ज्यादा देर का तो काम ही नहीं है उसमें, आधा घंटा लगेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है सर, ठीक है फिर। हाँ बहुत दिन हो गए ना, इस वजह से कह रहा हूँ कि फिर वो लटक ही जाएगा, नहीं तो उसको निपटा ही देते हैं फिर। ठीक है सर। ठीक है, हम्म। चलिए फिर ओके।